नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ अंशिता। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। राजधानी में मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई। ऐशबाग थाना क्षेत्र में बदमाश के घर निगम का चला बुलडोजर। पवन खटीक के घर पुलिस कर रही मकान तोड़ने की कार्रवाई। कुछ दिन पहले खुलेआम चलाई थी बदमाश ने गोलियां। पहले भी कई मामले दर्ज हैं शहर के विभिन्न क्षेत्रों में। ठीक है अंदर की साइड क्या खाली करो यहाँ से पीछे बाकी लोगों पीछे पुश करो। आप लोग यहाँ क्लियर करो, आप पीछे हो जाइए। आइडिया हो तो भैया से करवाओ ना। सर, आज कार्रवाई की जा रही है, क्या है मामला और क्या है? शासन आदेश के क्रम में माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई निरंतर जारी है। उसी क्रम में आज जो है थाना ऐशबाग के अंतर्गत खटीक मोहल्ले में जो ये अवैध रूप से निर्मित मकान है, जिसमें कई जो है इनके विरुद्ध जो है प्रकरण वगैरह भी दर्ज हैं, इनके मकान को तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। इसके अतिरिक्त थाना जहांगीराबाद क्षेत्र के अंतर्गत जो है नीलम पार्क के पास, नीलम कॉलोनी के पास में एक मकान है, वहाँ भी जो है कार्रवाई चल रही है। और आरिफ नगर क्षेत्र जो थाना गौतम नगर क्षेत्र में आता है, वहाँ भी एक कार्रवाई चल रही है। ये मकान पूर्णतः जो है अवैध है, इसकी कोई परमिशन जारी नहीं की गई है। अभी वर्तमान स्थिति के हिसाब से जो परिवार निवास रहते हैं, जितना मैक्सिमम कम किया जा सकता है वो किया जा रहा है। सर, गोलीबारी की वजह से भी ये कार्रवाई है? ये पुलिस प्रशासन संबंधित मामला है, इस बारे में मैं कोई कमेंट नहीं कर पाऊंगा। इसके बारे में सीएसपी साहब या टीआई साहब भी बता सकते हैं। सर, अगर अवैध था तो पहले तोड़ा जाना चाहिए था, गोलीबारी के बाद ही क्यों पता चला कि माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई जो चल रही है उसी क्रम में ये कार्रवाई है, इसीलिए आज यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। आप कर लेना, इधर आ जाओ। मकान तोड़ने की कार्रवाई कौन है? हाँ, ये ऐशबाग थाना क्षेत्र में 2-3 दिन पहले ये एक घटना हुई थी, जिसमें ये इन्होंने बंदूक से गोली चला के 6-7 लोगों को घायल कर दिया था। तो उसके संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों ने निर्णय लिया कि इस तरह के मामलों में कानून व्यवस्था को स्थापित करने के लिए और एक ये एग्जाम्पल सेट करने के लिए ऐसे लोगों के अतिक्रमण के जो मकान हैं उनको हम लोग तोड़ेंगे। तो उसी की कड़ी में आज ये एक अरविंद डागर अरविंद खटीक, इनका जो अवैध हिस्सा है मकान का, उसको तोड़ने की कार्रवाई नगर निगम के, रेवेन्यू के और पुलिस विभाग की तरफ से की गई है। जी, बहुत छोटा सा हिस्सा तोड़ा गया है सर, और बताया जा रहा था कि पूरा फ्लोर जो है अवैध है। जी मैम, इसमें इशू ये आ रहा है कि जो भी मशीनें लगा सकते हैं हम यहाँ पर या मैनुअल वर्क कर सकते हैं, उतने में जितना तोड़ा जा सकता था वो तोड़ा जा चुका है। आगे की कार्रवाई धीरे धीरे की जा सकती है, लेकिन यहाँ पर मशीन ले जाने में दिक्कत हो रही है, तो उसको नगर निगम के कर्मचारी अपने हिसाब से देख के कर लेंगे आगे। तो बाद में पूरा जो आगे की कार्रवाई वो की जाएगी। जी जो परिवार है ना कि इस मकान, हाँ, इनके परिवार के कुछ लोग इससे नीचे के हिस्सों में रह रहे हैं। ऊपर का हिस्सा जो था उसको तोड़ दिया गया। अमरवाड़ा में छात्र छात्राओं के द्वारा व्यापम के द्वारा लीक हुए पेपर को लेकर आज एसडीएम अमरवाड़ा को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। छात्र छात्राओं ने आरोप लगाया कि 5 तारीख से 26 तारीख तक वर्ग 3 जो संविदा शिक्षक की परीक्षा हुई थी, उसमें 25 तारीख का पेपर लीक हुआ है। वह एग्जाम निरस्त होना चाहिए और जिस व्यक्ति ने लीक किया है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। साथ ही पेपर लीक कैसे हुआ इसकी बारीकी से जांच होना चाहिए। आज आपने ज्ञापन दिया, किस पर्पस में दिया, क्या था? आज हम लोगों ने यहाँ पर एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन दिया है, जिसमें व्यापम के द्वारा 2 एग्ज़ाम करवाए गए हैं, जिसमें पहला एग्ज़ाम है एमपी पुलिस का और दूसरा है वर्ग 3 का। वर्ग 3 का जो पेपर है 25 तारीख को जो पेपर लीक हुआ था, उसके संज्ञान में हमने यहाँ पर ज्ञापन दिया है। और हम ये चाह रहे हैं कि ये जो एग्ज़ाम है आपका वर्ग 3 का, ये निरस्त होना चाहिए। और जो दूसरा पहला पेपर है जो आपका एमपी पुलिस का, उसमें भी बहुत ज़्यादा धांधलाई हुई है। बच्चों के जो नंबर हैं वो जारी नहीं किए गए, आंसर शीट जारी नहीं की गई है और सीधे क्वालिफाई और डिस्क्वालीफाई कर दिया गया बच्चों को। और क्या मांग है आपकी? अब हमारी मांग है कि दोनों पेपर
जब भी जो भी पेपर हो और जो आपका पहला पेपर है एमपी पुलिस का, उसमें थोड़ा सा बदलाव होना चाहिए। ऑफलाइन पेपर हो, एक दिन पेपर हो। पहली मांग तो ये है कि ये पेपर निरस्त होना चाहिए पूरे, ये है। आपका नाम? और ऑफलाइन एग्जाम होना चाहिए, एक दिन एग्जाम होना चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम सुनील राय। बताइए। हम लोग यहाँ एसडीएम साहब के पास यहाँ ज्ञापन देने के लिए आए थे। अभी 5 तारीख से 26 तारीख तक वर्ग 3 संविदा शिक्षक के जो एग्ज़ाम हुए उसमें 25 तारीख का पेपर लीक हो गया है। ये तो पीईबी और व्यापम की आदत हो गई है, जो भी एग्ज़ाम हो रहा है लीक होते जा रहे हैं और जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनका कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ सेटिंग वालों का सिलेक्शन हो रहा है। तो अब आपकी क्या मांग है? मांग ये है कि एग्ज़ाम निरस्त होना चाहिए और एग्ज़ाम ऑफलाइन होना चाहिए और एक दिन एग्ज़ाम होना चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम राममिलन वर्मा। खरगोन आज़ादी के अमृत महोत्सव और बलिदान दिवस के उपलक्ष्य पर मंगलवार को अभाविप ने शहर में तिरंगा यात्रा निकाली। नूतन नगर से शुरू हुई यात्रा में अभाविप कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी संख्या में नर्सिंग कॉलेज के विद्यार्थी शामिल हुए। हाथों में तिरंगा लिए जब सड़कों पर कदम ताल करते विद्यार्थी और कार्यकर्ता मुख्य मार्गों से गुजरे तो लोगों ने देशभक्ति के जज्बे को सराहा। रैली के आगे आगे चल रहे वाहन में साउंड सिस्टम पर देशभक्ति गीत बजाया जा रहा था। वंदे विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो साल भर के कार्यक्रम है उसमें से तिरंगा यात्रा भी एक कार्यक्रम है। भारत की आज़ादी के 75वें वर्षगांठ में अमृत महोत्सव के अंतर्गत ये तिरंगा यात्रा उन वीर शहीदों के सम्मान में और उनके गौरव के लिए निकाली जा रही है ताकि उनको हम अभिनंदन कर सकें, हमारे भारत के नागरिक की तरह से उनको नमन कर सकें। यही हमारी श्रद्धांजलि होगी। जो हमारे देश के बॉर्डर के ऊपर चाहे सियाचिन की बर्फीली वादियाँ हों, चाहे फिर रेगिस्तान के तपते स्थान हों, वहाँ पर भी वो हमारे सर्वोच्च रक्षा के लिए वो हमेशा तैनात रहते हैं। उनको यही हमारा सबसे बड़ा बंधन है इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से। कहाँ से कहाँ तक निकाली? ये तिरंगा यात्रा हमारी भक्तानंद कॉलेज के से लगा करके टैगोर पार्क के प्रशान रोड होते हुए वहाँ से वापस इसी स्थान पर इसका समापन हुआ। क्या नाम है आपका? मैं अशिला पालीवाल, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की नगर अध्यक्ष। इंटक व संयुक्त ट्रेड यूनियन मंच के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर आज गुना में C2 सहित अन्य ट्रेड यूनियनों ने संयुक्त रूप से रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम अपर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। गुना ट्रेड यूनियनों के राष्ट्रीय आह्वान पर आज गुना में भी रैली निकालकर राष्ट्रपति के नाम अपर कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। देश में मान्यता प्राप्त 10 केंद्रीय श्रमिक संगठन, केंद्र, राज्य, बैंक, बीमा, पोस्टल, BSNL, रक्षा उद्योगों समेत तमाम उद्योगों के महासंघ के 28-29 मार्च को राष्ट्रव्यापी आह्वान पर आज गुना में भी C2 सहित अन्य ट्रेड यूनियनों की हड़ताल कर संयुक्त रूप से रैली निकाली। फायर का कानून लागू किया है, ये फिक्स टर्म का कानून लेकर आए हैं कि वो जब हम नौकरी पर आएंगे वो एक फार्म पर दस्तखत करवाएंगे कि तुम्हारी नौकरी आज शुरू हो रही है और ये नौकरी 1 साल बाद इतनी तारीख को खत्म हुई। 29 तारीख को ट्रेड यूनियन ने भारत बंद का जो आह्वान करा है C2 की तरफ से, तो आप इसका नेतृत्व कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे भारत सरकार के विषय में और इस आंदोलन की कौन जरूरत पड़ी आपको? ये असल में C2 अकेले का संघर्ष नहीं है, ये पूरा जो 28-29 मार्च में 2 दिन की हड़ताल का जो आह्वान किया है ये देश की तमाम ट्रेड यूनियन है। एक अकेले ये भाजपा के पीछे चलने वाली यूनियन को छोड़ दें तो बाकी की जितनी भी ट्रेड यूनियन है उन्होंने एक मंच पर आकर 28-29 मार्च की हड़ताल का आह्वान किया। और इस हड़ताल के जो मुद्दे हैं वो ऐसे मुद्दे हैं कि जो मोदी सरकार ने मजदूरों के तमाम हक और अधिकारों को खत्म कर दिया है, जो मजदूर कर्मचारियों को कॉर्पोरेट्स के हवाले करने का, गुलाम बनाने की जो नीतियाँ बनाई हैं, जो 4 श्रम संहिताएँ बनाई हैं, खाली श्रम संहिताएँ, अगर उनको लागू अभी कर नहीं पा रही क्योंकि किसान आंदोलन चल रहा था, ये बार बार उसने आह्वान किया उसको लागू मगर
कानून बन गया है, लागू करेंगे तो ये तमाम मजदूर कर्मचारी गुलाम हो जाएंगे। स्थायी का पूरा उन्होंने जो नियम था वो सब खत्म कर रहे हैं, सब मिला पर लगाओ। जबलपुर में हनी ट्रैप का मामला सामने आया है, जहां युवती द्वारा युवक को रेप के मामले में फंसाकर अवैध वसूली का खेल हनी ट्रैप के तहत किया जा रहा है। यह सनसनीखेज मामला जबलपुर के घमा क्षेत्र की रहने वाली बला की खूबसूरत महिला के हनी ट्रैप का है, जहां अब तक कई लोग फंसकर तबाह हो चुके हैं। हनी ट्रैप के गैंग में खूबसूरत महिलाएं और कुछ वकील शामिल हैं, जो महिला की खूबसूरती के जाल में अमीर और व्यावसायिक घरों के युवकों को फंसाते हैं। वहीं हनी ट्रैप में फंसे प्रतिष्ठित युवक ने बताया कि इसके बाद शातिर महिला रेप का आरोप लगाकर लाखों रुपए की डिमांड करती है। अब तक इस गिरोह ने कई लोगों को अपना शिकार बनाया है। मैंने शिकायत दर्ज की है। शिकायत दर्ज करने के बाद मैंने मोहित डोडेजा के नाम पे शिकायत दर्ज की है कि वो ऑलरेडी एक मैरिड बंदा होकर लड़कियों को घुमाता रहता है। उसमें से मैं एक शिकार हो गई और फिर ये सबको बताता है कि मेरा तलाक होने वाला है। हीरा स्वीट्स का बेटा है, ये बताता है मेरा तलाक होने वाला है। फिर उसके बाद लड़कियों को लेकर जाता है, फिर लड़कियों को लेकर जाने के बाद उसको छोड़ देता है, बोलता है मेरी बीवी आने वाली है। फिर उसके बाद अब जब से मैंने उसकी यहाँ पे रिपोर्ट की है, वो मतलब मेरा फ़ोटो लेकर व्हाट्सएप में हर जगह वायरल कर रहा है। कोई भी मीडिया, इवन कोई भी पुलिस कभी भी लड़की का फ़ोटो नहीं देती है। उसके बाद भी उसने मुझे इस हद तक डिप्रेशन में डाल दिया, मेरा फ़ोटो वायरल करके। मैं साइबर क्राइम में उसकी कंप्लेंट करूंगी। मैं यहाँ कंप्लेंट करने आई हूँ। मैंने कल से एफआईआर दर्ज कर रखी है उसकी यहाँ पे 376 की, पर अभी भी उसकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। मैं चाहती हूँ उसकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी और मुझे जल्द से जल्द न्याय मिले। और अगर कल को जो ये मोहित ने मेरे साथ किया है और ये जो साइबर सेल में मैं रिपोर्ट देने वाली हूँ, मेरा फ़ोटो वायरल कर रहा है, इससे मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रही हूँ। अगर कल को कुछ हुआ तो इसमें मोहित डोडेजा और उसके पापा नरेश डोडेजा का पूरा हाथ रहेगा और प्रशासन, अगर मुझे कुछ होगा तो पूरा उन्हीं के ही ऊपर जाएगा। वो तो कोई भी बचने के लिए ऐसा करेगा। मैं वही बोल रही हूँ कि मेरी फ़ोटो वायरल कर रहे हैं बिल्कुल बेबुनियाद, कुछ भी उसमें लिखे जा रहे हैं। मतलब एक लड़की के लिए, उनकी भी बहन है, उनको समझना चाहिए कि किसी लड़की के लिए ऐसे फ़ोटो वायरल नहीं करते। और ये फ़ोटो पूरे जबलपुर में वायरल कर रहे हैं वो। और अगर इससे सीरियसली मुझे डिप्रेशन में आकर मैंने आत्महत्या कर ली तो ये पूरा मोहित डोडेजा के ऊपर जाएगा और नरेश डोडेजा के ऊपर जाएगा। हाँ, देखिए जो मतलब जिसके ऊपर रेप केस होगा, जिसको पता है कि वो ऑलरेडी वो काम कर चुका है, वो तो डर के लिए वो हर जगह अपने लिए ये करेगा। अगर उसका ऐसा ही था तो वो 2 दिन पहले जा सकता था। जब मैंने 376 का मतलब मुकदमा उसके ऊपर कायम करा, तब क्यों हो गया? क्यों मेरे आगे हाथ पैर उन लोग जोड़ रहे थे कि हाँ हमने किया है, प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। सर, एक हनी ट्रैप का मामला आया है, किस तरीके से ये पूरा मामला है? कल सिंधी समाज द्वारा ज्ञापन दिया गया था, जिसमें कि ये प्रतिवेदित किया गया था कि जिनकी तरफ से एफआईआर थाना गोरखपुर में हुई है, उन कंप्लेनेंट के द्वारा पहले भी शायद 3 से 4 एफआईआर इसी धारा में पंजीबद्ध कराई गई है। और एक विस्तृत उन्होंने एक शिकायत प्रतिवेदन दिया था, जिसकी जांच थाना प्रभारी महिला थाना और उस केस की विवेचना भी थाना प्रभारी महिला थाना कर रही हैं। और जो भी उसमें उन्होंने तथ्य उसमें उल्लेखित किए हैं, उसकी सूक्ष्मता से जांच की जाएगी और जो सही कार्रवाई है वही होगी। कौन शामिल है इसमें सर? एडवोकेट्स के भी कुछ नाम आ रहा है, महिला एडवोकेट्स है, कुछ और भी नाम आ रहा है, किस तरीके से? अभी तक जो जांच में अभी जांच है इसकी चल रही है। बेसिकली उन्होंने अभी तक हमको सिर्फ एक आवेदन कल प्राप्त हुआ था कंट्रोल रूम में, जिसमें कि सिंधी समाज द्वारा ज्ञापन दिया गया था। उसी ज्ञापन की जो है अब सूक्ष्मता से जाँच की जाएगी, फिर कार्रवाई की। मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश की सरकार देश भर में बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मामले में नंबर 1 है। शिक्षक वर्ग 3 का पेपर का मामला हो या युवाओं को गठने का काम हो या कृषि विस्तार अधिकारी परीक्षा में घोटाला किया गया, इस प्रकार में गंभीर आरोप लगाते हुए विक्रांत भूरिया ने प्रदेश सरकार को घेरा। सभी साथियों को प्रणाम। आज की जो प्रेस वार्ता करी गई है, जो मध्य प्रदेश में जिस तरह युवाओं के साथ बहुत धांधली हो रही है, उसके संदर्भ में करी गई है। सबसे पहले जो पुलिस आरक्षक घोटाला हुआ है, जो 2020 की जो एग्ज़ाम थी, उसमें पहले सुबह किसी व्यक्ति को, किसी युवा को चयनित बताया जा रहा है और शाम को उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जा रहा है। ऐसे 8000 युवाओं के साथ छल कपट इस सरकार में हुआ है। और दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जो हमारा शिक्षक भर्ती घोटाला है, जिसमें
शिक्षकों के जो वर्ग 3 का जो परीक्षा हुई थी उसमें सीधे सीधे पेपर लीक हो गया। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि जिस व्यक्ति के नाम से पेपर लीक हुआ था, लक्ष्मण सिंह के नाम से, उसमें वो खुद मुख्यमंत्री का ओएसडी निकला और उसमें स्पष्टीकरण देने के लिए वो सामने नहीं आए। और जिन लोगों ने इस मुद्दे को उठाया, चाहे वो के मिश्रा जी थे, चाहे आनंद राय जी थे, उन पर सीधे सीधे ST/SC अट्रोसिटी एक्ट कर दिया गया। मैं कहना चाहूँगा कि ST/SC अट्रोसिटी एक्ट का सबसे बड़ा दुरुपयोग ये खुद सरकार कर रही है और इसके लिए इनको शर्म आना चाहिए। तीसरा जो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा था कि VD शर्मा जी ने जो कृषि विस्तारक अधिकारी की जो परीक्षा हुई थी, जो उसमें 10 लोग चयनित हुए थे, उसमें 10 के 10 उनके क्षेत्र से पाए गए, जिनके मार्क्स भी सेम थे और जिसको लेकर वो एक ही क्षेत्र से आते थे और टॉप 10 वाले सब उनसे किसी न किसी तरह से ताल्लुक रखते थे। ये उसका साफ साफ उदाहरण है। और उसमें सरकार ने माना कि उसमें घोटाला हुआ था, फर्जीवाड़ा हुआ था, उसके बाद जो परीक्षा है उसको निरस्त कर दिया गया। पर सबसे बड़ी जो सोचने वाली बात है कि उस परीक्षा में आज तक किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि खुद VD शर्मा उसमें लिप्त हैं। तो ये सीधी सीधी बात है कि एक तरफ युवाओं का भविष्य खुद मुख्यमंत्री के OSD खराब कर रहे हैं, उन मुख्यमंत्री के तार सीधे सीधे उस फर्जीवाड़े से जुड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ VD शर्मा प्रदेश अध्यक्ष, उनके तार उनसे जुड़ रहे हैं और ये सरकार कुछ नहीं कर रही है। ये सरकार का इस प्रदेश को, इस प्रदेश के युवाओं को तोहफा है भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और फर्जीवाड़ा। उसके बाद जो सबसे बड़ी बात है, जो रायसेन में जो आदिवासियों के साथ जो घटना घटी, उसमें सिलवानी में सीधे सीधे इस बीजेपी की लिप्तता थी और इस कारण से किसी भी तरह से उन पर कार्रवाई नहीं हो पाई है और बीजेपी के लोगों को उसमें रिहा करने का काम और बचाने का काम कर रही है। 10 पुलिस वालों को चोट लगी, फिर भी FIR उसमें नहीं है और उनको आज तक मुख्यमंत्री घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, पर आज तक उनको मुआवजा 8 लाख का नहीं मिला है, ना पेंशन मिली है, ना नौकरी मिली है। मैं मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहूंगा कि अब घड़ियाली आंसू मत बहाइए, लोगों को इंसाफ दिलाने का काम कीजिए, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो इस प्रदेश का शोषित वर्ग हो, चाहे वो इस प्रदेश का युवा हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अप्रैल 2022 को परीक्षा पे चर्चा के 5वें संस्करण के दौरान दुनिया भर में छात्रों, शिक्षाओं और अभिभावकों के साथ बातचीत करेंगे। जैसा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज कहा, परीक्षा पे चर्चा एक बहुप्रतीक्षित वार्षिक कार्यक्रम है जिसमें प्रधानमंत्री एक जीवंत कार्यक्रम में अपनी अनूठी आकर्षक शैली में परीक्षा के तनाव और संबंधित क्षेत्रों में संबंधित छात्रों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब देते हुए देश के कोविड-19 महामारी के उबरने और परीक्षाओं के ऑफलाइन मोड में जाने के मद्देनज़र इस वर्ष PPC के महत्व पर जोर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि देश भर में चुनिंदा छात्र राज्य के राज्यपालों की मौजूदगी में कार्यक्रम देखने के लिए राजभवनों को भी जाकर देखेंगे। नमस्कार। पिछले कुछ वर्षों की तरह इस वर्ष भी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी इस बार भी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम करने वाले हैं। 1 अप्रैल को 11 बजे ये कार्यक्रम किया जाएगा और पूरे भारत के ही नहीं बल्कि बाहर के भी जो बच्चे हैं, जो भारत मूल के हैं, वो इसमें सम्मिलित होंगे और सभी बच्चे इसमें लाइव प्रसारण जो है वो देखेंगे, बच्चे देखेंगे और जो माननीय प्रधानमंत्री जी चर्चा करेंगे कुछ विद्यार्थियों का जो वहाँ पर मौजूद होंगे, उनके सवालों के जवाब देंगे और किस तरीके से परीक्षा के भय को समाप्त किया जाए उस बारे में चर्चा करेंगे। पिछले कुछ सालों के जो हमने कार्यक्रम देखे वो बहुत ही लाभदायक रहे बच्चों के लिए और हमारे भोपाल के जितने भी केंद्रीय विद्यालय हैं उन्होंने सभी ने विशेष प्रयास किए हैं इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। स्क्रीन अगर विद्यालयों में नहीं है तो हमने किराए पर ली हैं ताकि सब बच्चे उसको देख सकें, सुन सकें और उससे लाभान्वित हो सकें। मैं केंद्रीय विद्यालय भोपाल संभाग का उपायुक्त सौमित श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। ये परीक्षा पे चर्चा 2022 ये एक एनुअल कार्यक्रम है और ये इसका 5th एडिशन 1 अप्रैल 2022 को 11 बजे होगा और इस कार्यक्रम में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लाइव बच्चों के साथ इंटरैक्ट करेंगे और थीम है कि परीक्षा पे होने वाला जो स्ट्रेस है उससे बच्चे कैसे निजात पाएँ और कैसे वो एग्ज़ाम को एक वॉरियर के एटीट्यूड के साथ फेस करें। तो इसके 4 एडिशन 2018 से हर वर्ष चलते हैं, 2018, 19, 20, 21 के हो चुके हैं। ये 5th एडिशन
1 अप्रैल को 11 बजे होगा और इसमें केंद्रीय विद्यालय संगठन और अन्य स्कूल सिस्टम्स में भी पढ़ने वाले करोड़ों करोड़ों विद्यार्थी लाइव प्रधानमंत्री के साथ इंटरेक्शन कर सकेंगे और इसमें विदेशों में पढ़ने वाले बच्चों को भी जोड़ा गया है। और इस बार के कार्यक्रम में बहुत से विद्यार्थी अपने अपने स्टेट के राजभवन में भी जाएंगे, जहां वो राज्यपाल महोदय के समक्ष इस कार्यक्रम को देखेंगे। और इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के साथ जो इंटरेक्शन होगा उसके लिए कुछ बच्चों का एक चयन किया गया है और उसके लिए एक दिसंबर में और जनवरी में एक कॉन्टेस्ट किया गया था और उस कॉन्टेस्ट में अलग अलग थीमों के ऊपर कॉन्टेस्ट किया गया था और उस कॉन्टेस्ट पे एक ऑब्जेक्टिव तरीके से विद्यार्थियों का चयन किया गया है। इसमें 8 या 9 विद्यार्थी करीब केंद्रीय विद्यालय सिस्टम के भी हैं जो प्रधानमंत्री से अपने एग्ज़ाम रिलेटेड या अन्य विषयों के बारे में प्रश्न करेंगे और प्रधानमंत्री के साथ उनका लाइव इंटरेक्शन होगा। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम से विद्यार्थियों को परीक्षा से और या परीक्षा पूर्व होने वाला जो तनाव है, जो अवसाद है और से काफ़ी से निजात पाने में उनको मदद मिलेगी। और ये इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि अभी 2 वर्षों में कोविड का जो पैंडमिक की महामारी जो पूरे विश्व में व्याप्त थी और इस कारण शिक्षण गतिविधियाँ भी उस तरीके से नहीं चल पाईं जिस तरीके से पहले चला करती थी। बहुत सारे स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस लगाई गई। इन ऑनलाइन क्लासेस की एफिशिएंसी वैसे तो ठीक ही थी, लेकिन फिर भी अगर पुरानी क्लासेस से कंपेयर करें तो उनके कंपैरिजन में विद्यार्थियों को उस तरीके का सुविधा नहीं प्राप्त हो पाई। तो इस कारण विद्यार्थियों में मुझे ऐसा लगता है कि इस बार परीक्षा पूर्व हो सकता है तनाव थोड़ा ज़्यादा हो, क्योंकि अध्ययन उतना दक्षता के साथ उन्होंने नहीं किया। तो इसलिए ये कार्यक्रम इस बार का जो प्रधानमंत्री जी का होने वाला है 1 अप्रैल को 11 बजे, इससे विद्यार्थियों को जो तनाव और अवसाद है इससे निजात पाने में, इससे मुक्त होने में बड़ी मदद मिलेगी, ऐसी हम सबकी विश्वास है। धन्यवाद। जनपद पंचायत परिसर में आज प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत ग्राम प्रवेश कार्यक्रम एवं जल अभिषेक अभियान कार्यक्रम के संबंध में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके तहत जनपद पंचायत चंदेरी में जनपद जल सम्मेलन का आयोजन जनपद पंचायत परिसर में किया गया तथा जनपद सीओ उदय प्रताप सिंह द्वारा भीषण गर्मी के मौसम में पानी की महत्वपूर्ण उपयोगिता के बारे में उपस्थित जन समुदाय को बताया गया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत प्रदेश में नवनिर्मित 5.5 लाख आवासों का गृह प्रवेश कार्यक्रम वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अभी तक कितने आवास बनाए गए हैं? प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जनपद पंचायत चंदेरी की अगर बात करें तो योजना प्रारंभ से अभी तक 4700 आवास स्वीकृत हुए हैं। उसमें से 4100 आवास पूर्ण हो गए और जो बाकी 600 आवास है वो विभिन्न स्तरों पर प्रगतिरत है। अगर किसी कारणवश पात्र हितग्राही योजना से वंचित रह जाता है तो उसे आप किस तरह योजना में शामिल करेंगे? देखिए, जैसे कि आपने कहा कि पात्र हितग्राही यदि वंचित रह जाता है, इस बात को ध्यान में लाते हुए हमारे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से यह बात शीर्ष स्तर पर बताई गई थी और इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए 2019 में आवास प्लस का सर्वे हुआ था, जिसकी सूची लगभग तय हो चुकी है और उसकी अनुमति केंद्र सरकार और राज्य सरकार से भी प्राप्त हो चुकी है। तो अभी उन पात्र हितग्राहियों के संबंध में ही आगे स्वीकृति की कार्रवाई की जाएगी। यदि इसके बावजूद भी कोई पात्र हितग्राही छूट गया होगा, जैसा आप कह रहे हैं, तो उसकी सूची अलग से बना के जनपद कार्यालय में जमा की जा सकती है, ताकि जब भी आवास प्लस का पोर्टल खुले तो हम उसको फीड करा सकें और उसकी बारे में वरिष्ठ कार्यालय को अवगत करा सकें। और जनपद जल सम्मेलन के तहत आप आमजनों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनपद जल सम्मेलन एक प्रकार से जलाभिषेक कार्यक्रम की जो पूर्व तैयारियां हैं, इसमें जनपद स्तर पर किया जाने वाला कार्यक्रम है। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 11 अप्रैल 2022 से जलाभिषेक कार्यक्रम को जमीन पर शुरुआत करने की तिथि निर्धारित की है। तो जनपद जल सम्मेलन में हम माननीय
सदस्यगणों से, माननीय मीडिया बंधुओं से और आम नागरिकों से जो जल संरक्षण और संवर्धन के कार्य को करना चाहते हैं या उनके दिमाग में कोई इससे संबंध में कोई अच्छा अनुभव है, कोई उन्होंने साइट का चयन कर रखा है कि वहाँ पर जल संरक्षण संवर्धन का कार्य किया जा सकता है, तो उन सब योजनाओं का, उन कार्यों का, स्थलों का चिन्हांकन होगा ताकि हम उसको 2022 में 11 अप्रैल से अमली जामा पहना सकें, अर्थात कार्य प्रारंभ कर सकें। फिलहाल आज की खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।